तो आज हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपांसन की। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो डेसिमल के फॉर्म में आता है, इसीलिए इसको हम डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, फ्रैक्शन का एक एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का डेसिमल एक्सपांसन होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है डेसिमल एक्सपांसन। मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 3 तरीके से आएगा, इसलिए हम इसको 3 टाइप से बोलते हैं। तो तीनों टाइप को हम लोग देख लेंगे। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं कि अगर हम 7/8 को हम डिवाइड करेंगे तो 7/8 का मतलब होता है कि 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से। एंड देन एक ले लेते हैं संख्या 10/3। इसका मतलब ये हो गया कि 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, उसके बाद एक संख्या और लेंगे, पहले हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, क्योंकि 7 चूँकि 8 से छोटा है तो हमें पॉइंट देना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव देने पे क्या होता है, 0 बैठे। ठीक है, तो 8 से लगाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 60। ये सिंपल एक डिवीज़न है जो हमें जानते हैं ऑलरेडी। 8 7 56 और 0 8 5 40। इतना बार में हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में 0 आ गया। यानी कि 7/8 को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 0.875। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट को अगर हम सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 1 देन। ठीक है, तो हम 3 क्या कर रहे हैं कि 10 को 3 से डिवीजन कर रहे हैं। तो पहले 3 बार में लगाएं तो 3 3 जा 9, उसके बाद फिर 1 चूँकि 3 से कम है तो पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट देने के बाद वो 0, फिर लगाएंगे तो 3 3 जा 9। तो इस क्रम में ये चूँकि चलता रहेगा, है ना, ये रिमाइंडर कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 1 1 आता रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलते रहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एक और जो है, जैसे जो तीसरा टाइप का फ्रैक्शन है √2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करने का तरीका है लॉन्ग डिवीज़न मेथड को हम यूज करते हैं, जो कि आप पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का आप यूज़ करते हैं कि ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, रिमाइंडर 1, यहाँ 1 1 को जोड़ देते हैं 2, देन इसका वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, अब हम पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट के बाद तो 0 बिठाते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। अब 4 से लगाएंगे, 24 चौके 96, यहाँ ये ऐड हो जाएगा, यहाँ ये माइनस होगा 4 एंड देन 00। फिर हम एक बार में लगाएंगे तो 281, यहाँ हो जाएगा 282 और यहाँ हो जाएगा -119। फिर ये 00, फिर हम क्या करेंगे 4 बार में लगाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें ये चलती रहेंगी। तो हम इस तरीके से अगर √2 का देखें और सॉल्व करेंगे, है ना, तो 1.414213562 वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि 3 तरह का फ्रैक्शन को हम सॉल्व किए, है ना। पहला जो फ्रैक्शन है 7/8 जिसका वैल्यू आया था 0.875। दूसरा जो फ्रैक्शन है 10/3 जिसका वैल्यू आया 3.33। उसके बाद जो है तीसरा जो फ्रैक्शन है √2 जिसका वैल्यू है 1.414
2 1 3 5 6 2 3। इन तीनों का अगर हम नेचर देखें, पैटर्न देखें, तो जो पहला फ्रैक्शन है 7/8, इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल वैल्यू के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। ठीक है। जो दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन है 10/3, उसका जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं हुआ, हमेशा 1 1 1 आता रहा। इसके वजह से क्या हो गया कि क्वोशंट में डेसिमल के बाद 3 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है। तो और जो तीसरा है उसमें क्या हो रहा है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो रिपीटिंग नहीं है, 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3, इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। तो जो पहला जो फ्रैक्शन है 7/8, जिसमें एक निश्चित स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो दूसरा पैटर्न है 10/3, जिसमें पॉइंट के बाद 3 3 3 रिपीट हो रहा है, इसका जो नेचर है हम क्या देख रहे हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। जो तीसरा पैटर्न था जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ और न टर्मिनेट हो रहा है, तो इससे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 तरीके का फ्रैक्शन है, तीनों का जो पैटर्न है, एक का टर्मिनेटिंग, दूसरे का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड तीसरे का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब इसमें ये देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग ख़त्म हो गया इसका। ये दूसरा पैटर्न है, उसमें क्या हो रहा है कि रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, 1 1 1 1 हमेशा आता रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये चूँकि रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये दोनों पैटर्न जो है बेसिकली ये रेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर होगा उसको जब हम सॉल्व करते हैं तब ये 2 पैटर्न आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये रेशनल नंबर को सॉल्व करने के बाद पैटर्न आता है। और ये जो हम देख रहे हैं तीसरा जो पैटर्न है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिपीटिंग, और न कभी ये ख़त्म होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके का जो पैटर्न आता है ये इरेशनल नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं उसके लिए ये पैटर्न आता है। तो इस तरीके से हम पहचान पाते हैं कि अच्छा ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू मिल रहा है। तो अब चूँकि अगर हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब कोई वैल्यू मान के चलिए कि इस तरीके से है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं, जो 2 वैल्यू इसमें रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू पे ऊपर एक लाइन खींचेंगे जिसे हम बार बोलते हैं। तो इस बार का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि हमारे केस में पॉइंट के बाद 3 3 3 एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये बता रहा है कि ये इस तरीके से रिपीटिंग है। तो हमारा क्वेश्चन इस केस में यही है कि 0.3 के बार, इसका मतलब है कि 0.333 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें मानना पड़ता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन में अगर हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब हमने ये 10 से क्यों सेलेक्ट किया, तो ये इसका ये है कि अगर हमारे पास
दो वैल्यू रिपीट हो रहा है, वन वैल्यू रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद अगर दो वैल्यू रिपीट हो रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद अगर तीन वैल्यू रिपीट हो रहा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट का रिपीटेशन है तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से बढ़ता जाता है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट का रिपीटेशन है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बिकम्स 10x एंड 0.333 बिकम्स 3.3333 एंड सो ऑन। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को में इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन, एंड इक्वेशन 1 का वैल्यू लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है 10x माइनस x 9x बनेगा एंड 3.33 माइनस 0.33 तो ये बन जाएगा 3.0। अब जो है हमारे पास इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 3, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है 3/9, जिसे हम पुनः सॉल्व करेंगे तो 1/3, यानी कि x का वैल्यू 1/3 जो कि हमारा p/q के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि 0.333 को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें क्या है कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइन्स। हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना था। हमारे पास एक सवाल है कि 5.37 के ऊपर हम देख रहे हैं कि बार है, उसको क्या करना है नंबर लाइन पे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 5.37 बार का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 5.37 है ना, रिपीट होता रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है। लेकिन मुझे कितना रिपीट करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमें लेना है 5.373। इसे हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके, ठीक है। तो नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इधर 10 तक जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला जो हमारा वैल्यू है वो क्या है 5, यानी कि 5 हमें यहाँ पे मिलेगा। इससे मैंने एक क्या किया है, एक अंदाज से एक डिस्टेंस मान लिया कि ये इक्वल डिस्टेंस है बराबर। तो हम क्या करेंगे 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। लेकिन 5 के बाद क्या है, अगर एक डेसिमल प्लेस लें तो हमारे पास क्या है 5.3। तो 5.3 बेसिकली देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 और 6 को हम फर्दर एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो नंबर लाइन पे तो हम इस तरीके से एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे 5, देन यहाँ पे 6, यहाँ पे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 एंड देन 5.9, यहाँ 6.0, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5.3। तो 5.3 कहाँ है, यहाँ पे। ओके, तो 5.3 ये रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि 2 डेसिमल प्लेस लें तो 5.3 तक तो ये रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 5.37, यानी कि 5.37 जो है वो क्या होगा 5.3 और 5.4 इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, इसको फर्दर एक्सपांड कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38,
5.39 एंड 5.40। तो हमारे पास संख्या क्या है 5.37। तो 5.37 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम फर्दर 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाते हैं तो हमारे पास क्या है संख्या 5.373, यानी कि 5.37 तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन 5.37 के बाद 3 है, जो कि 5.37 और 5.38 के बीच में आएगा। तो इसको हम फर्दर एक्सपांड करते हैं 5.37 और 5.38 को। तो एक नंबर लाइन फिर से खींच लेते हैं, इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यहाँ पे वैल्यू देते हैं 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 and 5.380। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 5.373, यानी कि 5.373 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम लोकेट कर पाए नंबर लाइन पे 5.373 को, यानी कि 5 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 5 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एक नंबर लाइन लिए जिसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया। आप क्या करते हैं यूनिट डिस्टेंस पे ले लेंगे नंबर, है ना, पॉइंट मार्क कर लेंगे और उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे 5 को हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। 5 को डिनोट करने के बाद हमें क्या है, हमें डिनोट करना है डेसिमल के फर्स्ट प्लेसेस तक, यानी कि 5.3, यानी कि 5.3 जो है वो 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम होगा, इसलिए 5 और 6 के बीच में आएगा कहीं। तो 5 और 6 के बीच के जो संख्या है इस लाइन को हम एक्सपांड करते हैं। तो 5 से 6 तक जाएंगे, 5 से 6 के बीच में हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, इस तरीके से हम 10 पार्ट कर लेते हैं। 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.99, 6.0 हमें रिप्रेजेंट करना है 5.3 को। तो हम यहाँ पे 5.3 को रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है 5.37, यानी कि 5.37 जो है वो 5.3 और 5.4 के बीच में कहीं आएगा। तो इसलिए हम जो है 5.3 और 5.4 को इन पार्ट को हम फर्दर एक्सपांड करते हैं। तो 5.3 से लेकर के 5.4 तक जाते हैं, इसके बीच में 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 से लेकर के इस तरीके से 5.40 तक जाते हैं। तो हमें रिप्रेजेंट करना 5.37 यहाँ पे आता है। अब हम अगर फर्दर 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखें तो 5.373, जो कि 5.37 और 5.38 के बीच में आता है, इसलिए इन दोनों पार्ट को हम फर्दर एक्सपांड करते हैं। फर्दर जब एक्सपांड करेंगे तो 5.37 और 5.38 के बीच में हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो नंबर बनेगा 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा 5.38 तक। तो हमारे पास जो संख्या है उसको रिप्रेजेंट करना है 5.373, तो हम 5.373 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3, 4, 5 या 6 डिजिट है तो उसे हम फर्दर एक्सपांड करते रहेंगे और इस तरीके से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसमें है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है या हम लगा सकते हैं उसको देखते हैं। तो रियल नंबर पे जो ऑपरेशन है वो 4 तरीके का ऑपरेशन है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर पे
नंबर कैसा हो सकता है, तो रियल नंबर पे नंबर कुछ इस तरीके से हो सकता है 2√2 + 5√3 या फिर 2 - 3√3, इस तरीके से हो सकता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले हम देखते हैं। तो हमें ऐड करना है 2√2 + 5√3 को √2 - 3√3 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, 2√2 + 5√3। फिर क्या करना है, ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फिर √2 - 3√3। अब हमें इसमें क्या करना है, देखना है कि जैसे 2√2 को हमको ऐड करना है, तो हम क्या देखेंगे कि √2 वाला टर्म्स कहाँ है। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, 2√2, 5√3, √2 - 3√3। तो जो √2 है वो √2 वाले टर्म के साथ ऐड होगा। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं। तो 2√2, हम ये देख रहे हैं कि जो √2 है यहाँ पे इसका जो साइन है वो प्लस है, तो इस प्लस को हम यहाँ लिख देंगे। एंड देन अब हमारे पास क्या टर्म बच गया, 5√3 एंड 3√3। तो 5√3 के टर्म आगे क्या है, आगे साइन क्या है, प्लस है, तो हम लिख देंगे 5 + 5√3। फिर ये क्या है, 3√3, 3√3 के आगे क्या साइन है, निगेटिव, माइनस, तो हम लिख देंगे -3√3। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको इन दोनों को ऐड करेंगे। तो √2 और यहाँ √2, अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कॉमन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे √2 के आगे 2 है और यहाँ √2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 3, 3√3। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5√3 एंड -3√3। तो 5 को 3 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा 2, और टर्म जो है वो √3। तो इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का एक कंडीशन ये है कि टर्म्स में ये जो √2 है वो √2 होना चाहिए, √3 होना चाहिए, यानी कि सेम इस तरीके से होगा, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज करें कि एक फर्दर एग्जांपल लें कि 2√2 है वैल्यू, एंड कुछ वैल्यू और है, मान के चलिए कि +3√3। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, √2, और यहाँ पे क्या है, √3। तो इसको हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम नहीं है। यानी कि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंडीशन है कि ये सेम होना चाहिए टर्म्स। √2 के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकता है, √3 के साथ हो सकता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है कि रियल नंबर पे जो ऑपरेशन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट देख लिए। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मल्टीप्लाई 6√5 डिवाइड बाई 2√5। तो इसे हम मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली इसे लिखेंगे 6√5 इंटू 2√5। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल इसमें करना है कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2, एंड √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अंडर रूट में √5। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 5। और चूँकि ये रूट के अंदर 2 बार है, तो ये क्या है, एक बार निकल के बाहर आएगा। तो बाहर जब आएगा तो एक टर्म बचेगा, तो × 5, तो इस तरीके से हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई करने में हमें क्या है कि एक फर्दर एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये वाली जो टर्म है वो सेम होने की नीड नहीं है। सपोज करिए कि मेरे पास एक ये है कि 3√2 एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√3 से। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आगे वाला टर्म है उसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, एंड जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर में क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 6, एंड रूट के अंदर जो है वो 6 हो जाए। यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के टर्म्स में इन दोनों टर्म को सेम होने की आवश्यकता नहीं है।